सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के बारे में। क्लास 10th साइंस के टॉप 14 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 40 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों हम लोग डील करने वाले हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, जिन भी छात्र छात्राओं को बोर्ड एग्जाम 2024 का पेपर देना है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे टॉप 14 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस 99.99% है। इसीलिए आपको ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझ लेना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि किस दर्पण का फोकस दूरी जो होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक ली जाती है। किस दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक लिया जाता है। तो बच्चों, क्या समतल दर्पण ऐसा होता है, या अवतल दर्पण होता है, या फिर उत्तल दर्पण होता है, या फिर इनमें जो भी दिए गए सभी हैं? तो बच्चों आपको बता दें, तो हमारा जो अवतल दर्पण होता है, जो अवतल लेंस होता है, या अगर यहाँ पर लेंस होता तो लेंस हो जाता, अवतल दर्पण की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो अवतल दर्पण होता है बच्चों, उसकी फोकस दूरी सदैव हम ऋणात्मक लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ही ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों कह रहा है लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। अगर लेंस की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है, तब इसमें क्या संबंध होता है? क्या f इक्वल टू r होता है, या f इक्वल टू r/2 होता है, या f इक्वल टू r/3 होता है, या f इक्वल टू r/4 होता है? आपको एक चीज़ का अंदाजा लग गया होगा कि इसमें से कोई एक विकल्प सही है। वो कौन सा सही है? देखिए, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, f इक्वल टू r/2। पढ़ा है? नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा, ठीक है। तो यही f इक्वल टू r/2 है। इसी को इसमें तोड़ के ऐसे तरीके से लिखा हुआ है, तो हमारा बी वाला विकल्प बच्चों सही हो जाएगा, जिससे हम वक्रता त्रिज्या निकालते थे। कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है या अधिक है। इसमें जो चार आपको अपवर्तनांक माध्यम दिए गए हैं, इनमें कौन सा ऐसा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा हो या अधिक होता है? हवा का, जल का, शीशे का, या फिर हीरे का? तो बच्चों आपको बता दें, जो हमारा हीरा होता है, इसका सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, वो होता है 2.2। ये बात आप ध्यान, 2.2 बच्चों 2.2 होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी या फिर न्यूनतम दूरी। अल्पतम हो सकता था, न्यूनतम भी हो सकता था। क्या 25 मीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, या फिर 25 मिलीमीटर होती है, या इनमें से जो भी ऑप्शन दिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जो अल्पतम दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो। तो बच्चों अगर हम बात करें तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम या अल्पतम दूरी होती है वो बच्चों 25 सेंटीमीटर होती है। हमारा बी वाला विकल्प है जो वो सही है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, जो श्वेत प्रकाश होता है उसका कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है या विचलित होता है? क्या बैंगनी है, लाल नीला है, लाल है, या पीला है? तो आपको बता दें, सबसे कम जो झुकता है, जो सबसे कम झुकता है वो कौन सा है? वो हमारा लाल होता है, ये बात आप ध्यान। और सबसे ज़्यादा झुकता है वो बैंगनी होता है। तो हमारे इसमें सबसे कम पूछ रहा है, तो हमारा सी वाला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है बच्चों स्पष्ट निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यानी कि अगर आपके अंदर आंख में निकट दृष्टि दोष है, तो आप जो चश्मा लगाएंगे उसमें किस लेंस का प्रयोग करेंगे?
क्या आप अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, द्विफोक्सी लेंस का, या इसमें जो दिए गए सारे अगर प्रयोग कर लें तब भी हमको स्पष्ट दृष्टि की जो हमारा निकट दृष्टि दोष है वो सही हो जाएगा। तो बच्चों ऐसा नहीं होता, सभी नहीं प्रयोग करने हैं। आपको क्या करना है, आपको इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करना होता है, आपको पता होगा। और अगर इसी जगह पर दूर दृष्टि होता तो हमको उत्तल लेंस का प्रयोग करना होता। यहाँ पर अवतल पूछ रहा है तो हमें निकट पूछ रहा है तो अवतल ऑप्शन जो हमारा पहला है वो सही हो जाएगा। ठीक, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत जो प्रतिरोधकता होती है वो किस पर निर्भर करती है, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उस पर, या चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, या इनमें से सभी पर निर्भर करिए। तो बच्चों जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, या चालक की लंबाई होगी या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, इन सभी चीज़ों पर जो वैद्युत प्रतिरोधकता होती है वो निर्भर करती है, यानी कि जो हमारा डी वाला विकल्प है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट प्रति घंटा यूनिट होता है या ओम होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो विद्युत शक्ति होती है उसका एसआई मात्रक जो होता है वो बच्चों वाट होता है। कितना होता है, वाट होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा जो होती है उसका मान कितना होता है। तो बच्चों 1 यूनिट जो विद्युत ऊर्जा होती है उसका मान होता है 1.6 × 10⁶ जूल। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन समझिए, ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। क्या कह रहा है कि विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ये बात हमारे हिसाब से सही है क्योंकि कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती, ये भी आपको पता होना चाहिए, सही है। हमें विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विनिमय तार होता है, ये वाला गलत है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा सही यही वाला होगा, डी वाला, क्योंकि हमें इसमें गलत नहीं है, सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं यानी कि कौन सा गलत है, तो हमारा डी वाला विकल्प गलत है और यही हमारा सही हो जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाह्यतम नियम में बायां हाथ माध्यम को संकेत करता है, चालक पे आरोपित विद्युत बल की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबक में चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को, या इनमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जो सही होगा। तो बच्चों जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है वामावर्त का, उसमें क्या होता है वो चालक के में प्रवाहित हो रही धारा की दिशा को संकेत करता है। बाएं हाथ का नियम आपने पढ़ा होगा, उसमें जो क्या होता है कि जो बायां हाथ होता है उसमें जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमारा निकल के आता है चालक में प्रवाहित हो रही धारा की दिशा को हम निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। कोई चुंबक है, उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, या चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा निश्चित नहीं होती है, या इनमें से कोई ऐसा नहीं जो इसको पालन करता हो। तो आपने पढ़ा होगा बच्चों, जो हमारी चुंबक होती है उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती हैं। बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, यूरेनियम, सोडियम, कार्बन, या इनमें से जो भी ऑप्शन दिए सारे सही। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो यूरेनियम होता है और सबसे महंगी भी होती है, काफ़ी महंगी होती है यूरेनियम। देखिए अब हमारा चालू होगा केमिस्ट्री। अब हमारी चालू हुई है केमिस्ट्री, इसके ऊपर हम लोगों ने बात की फिजिक्स की, फिर हम बात करेंगे बायोलॉजी की। कह रहा है बच्चों देखिए केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। जो कली चूना होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस CaO होता है, या CaCO3 होता है, या CaSCO3 का होल ट्वाइस। तो बच्चों अगर कली चूना की बात करी जाए तो हमारा सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जल में विद्युत अपघट्ट में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। अगर हम जल के विद्युत अपघटन के में बात करें तो जल का अगर विद्युत अपघटन कराते हैं तो उसमें कैथोड जो है उस पर कौन सा गैस जो है मुक्त होगा। क्या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मुक्त होगी या ओजोन गैस मुक्त होगी। तो आपको पता होना चाहिए जब हम कैथोड को डालते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो बी वाला विकल्प बच्चों सही हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि बेसिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। किसका? बेसिक सोडा का NaHCO3 Na2CO3 इंटू 10H2O COH का होल ट्वाइस CaOCO3। तो आपने बेकिंग सोडा का सूत्र पढ़ा होगा, क्या होता है बच्चों? NaHCO3 याद रखेंगे। पहला वाला विकल्प सही था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते? क्या अम्ल, क्षार या रबड़ या इनमें से कोई नहीं। आपने पढ़ा होगा जो हमारे अम्ल होते हैं वो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अगर नीला लिटमस पेपर है उस पर अगर हम अम्ल डाल देते हैं तो वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो कौन होते हैं बच्चों? अम्ल होते हैं। पहला विकल्प सही हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH कितना होता है? देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो pH होता है वो कितना होता है वो आप डायरेक्टली याद रख लेंगे बच्चों, 10.5 होता है। ये चीज़ आपको याद रख लेना है और कई बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है? ऐसा अधातु जो चमकता है, आयोडीन है, सल्फर है, ब्रोमीन है या सेलेनियम? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो आयोडीन होता है वो एक ऐसी धातु है जो चमकीला है, याद रखेंगे। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अविक्रियाशील है? ऐसा धातु जो सभी के साथ अभिक्रिया कर रहा है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। क्या Al यानी कि एल्यूमिनियम, Na यानी कि सोडियम, Ca का मतलब कैल्शियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम। ऐसी कौन सी धातु है? तो आपको पता होना चाहिए, जहाँ देखोगे वहाँ सोडियम आपको मिल जाएगा। तो हमारा बच्चों एक बात समझ लीजिए, हमारा जो विकल्प सही होगा वो सोडियम सही है। ठीक है, याद रखेंगे। क्या कहता है, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कोश कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, ऑक्सीजन परमाणु होता है, उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। 2,6 होता है यानी कि 8 होता है। तो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, याद रखेंगे। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका क्रियात्मक समूह क्या है? ब्यूटेनॉन ऑन निकल रहा है तो इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो ब्यूटेनॉन कीटोन निकल रहा ऑन, तो कीटोन समूह है, याद रखेंगे। सी वाला विकल्प सही है। क्या कहता है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? नाइट्रोजन अगर हैं, देखिए यन जो है दूसरे यन के साथ कितने बंध बनाएगा? 1, 2 या 3। आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन परमाणु जो होता है एक परमाणु के साथ 3 बंध बनाता है, यानी कि सी वाला विकल्प सही है, त्रिबंध बनाता है, याद रखेंगे। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो हमसे पूछ रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है बच्चों? तो बच्चों आपने पढ़ा होगा एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है एल्कीन का। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी जो होती है उसमें आवर्तों की संख्या बच्चों होती है 7, याद रखेंगे। समूह में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है? समूह जो होता है उसमें ऊपर से अगर हम नीचे जाते हैं तो परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। क्या होता है कि परमाणु साइज बढ़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। कौन सा एंजाइम एमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो एमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? तो बच्चों वो होता है लाइपेज हमारा, याद रखेंगे। और बच्चों एक चीज़ देख लीजिए, आप जो ये दोनों क्वेश्चन मत पढ़िएगा, ये वाला 26 क्वेश्चन और 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन और 26 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि ये जो है बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस PDF में आ चुका है, तो आप देख लीजिए। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, मैंने आपको आंसर तो बता ही दिए। ठीक है, क्या कहता है, सामान्य प्रकुंचन दाब क्या होता है? सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? आप याद रखेंगे,
80 mm होता है, या 100 cm होता है, या 120 mm होता है, या फिर 130 mm होता है, कितना होता है आप बताएंगे। तो 120 देखिए आपने पढ़ा होगा 120/80 आपने पढ़ा है कहीं। तो जो इसका प्रकुंचन दाब होता है बच्चों 120 होता है ऊपर वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आ गए बायो के, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? जाइलम, फ्लोएम, रंध्र द्वारा, या इनमें से सभी के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए, सेंस निकल रहा है। फ्लोएम का मतलब होता है फैलाने वाला, हर जगह फैला दे, वही है फ्लोएम। तो किसके द्वारा अन्य पदार्थों में भेजा जाता है? सारे यानी कि पादप के हर एक भाग में फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है, याद रखेंगे, बी वाला विकल्प सही है। उस पौधे का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। कलम द्वारा धान, गुलाब, गेहूं, या फिर इनमें से सभी जो भी हैं। आपने क्या देखा है कि हम धान को कलम करके लगा दें या गेहूं को कलम करके लगा दें वो चल जाए? नहीं चलता है। लेकिन गुलाब की आप डांठ लगा दीजिए, काट के डांठ लगा दीजिए, चल जाती है। तो हमारा विकल्प हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, बी वाला गुलाब। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन है, काला आजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होती है? काला आजार आपने पढ़ी होगी, प्लाज्मोडियम द्वारा होती है, लास्मानिया द्वारा होती है, अमीबा द्वारा होती है, या इनमें से किसी ने। तो आपने काला आजार पढ़ा होगा, तो बच्चों ये लास्मानिया द्वारा होती है, याद रखेंगे, बी वाला विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? ऐसा पुष्प जो द्विलिंगी है, गुलाब है, लौकी, पपीता, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा जो हमारी गुलाब होता है वो एक द्विलिंगी पुष्प होता है, ठीक है, याद रखेंगे, ए वाला विकल्प सही है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की ग्रहणग्राही स्थित होती है आँखों में, नाक में, कानों में, या इन सभी में। तो बच्चों जो ग्रहणग्राही होती है वो कहाँ पर स्थित होती है आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा नाकों के बीच में स्थित होती है, लगभग नीचे उसके, ठीक है, याद रखेंगे। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं प्रमस्तिष्क, मेडुला द्वारा, पांस द्वारा, या अनुमस्तिष्क। पता होना चाहिए, आप इंग्लिश में पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या सेरिब्रम द्वारा होता है, या मेडुला द्वारा होता है, या पोन्स द्वारा होता है, या कार्बलम द्वारा होता है? तो आपको पता होना चाहिए। देखिए सेरिबेलम जो होता है या सेरिब्रम जो होता है, इसके द्वारा क्या क्या नियंत्रण होता है? क्योंकि जो सारी क्रियाएं होती हैं वो बच्चों लगभग सेरिब्रम के द्वारा ही यानी कि जो मतलब नियंत्रित की जाती हैं। तो हमारा प्रमस्तिष्क जो होता है यही सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हमारा ए वाला विकल्प सही है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं पीयूष ग्रंथि से, अबुड ग्रंथि से, अधिवृषण से, या इनमें से कोई नहीं? आपको पता होना चाहिए जो हमारे ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ए वाला विकल्प सही है। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने, जगदीश चंद्र बोस ने, या इनमें से कोई नहीं? और ज़्यादातर स्टूडेंट लगाएंगे क्या? चार्ल्स डार्विन, आनुवंशिकता लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर सही क्या है बच्चों? मेंडल सही है। कौन सही है? मेंडल ने हमारे आनुवंशिकी के जनक भी माने जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। तो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट है, स्त्रियों में लिंग का निर्धारण लिंग गुणसूत्र होते हैं XY, XX दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आपको पता होना चाहिए। फीमेल में जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? वो बच्चों हमारे XX होते हैं, और जो मेल में होते हैं वो XY होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो हमसे यहाँ पर स्त्रियों में पूछ रहा तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, और अगर हमसे पूछ लेता नर में तो हमारा ए वाला विकल्प सही हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। क्या कहता है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण कचरा है? ऐसा कचरा जिसका हम जैव निम्नीकरण कर सकते हैं। क्या प्लास्टिक है, थर्माकोल है, या पॉलीथीन है, या टिश्यू पेपर है? कौन सा ऐसा है? तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ टिश्यू पेपर ही ऐसा है जिसका हम जैव निम्नीकरण कर सकते हैं। थर्माकोल का भी नहीं होता है, प्लास्टिक का तो बिल्कुल नहीं, पॉलीथीन पर आपको पता ही कितना बड़ा बैन चल रहा है, क्योंकि पॉलीथीन सबसे खतरनाक है। तो इसमें हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो बच्चों डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? आहार तथा पाइन जो है किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र, या बिहार की?
और आप सोच रहे होंगे ये कैसा जीके का क्वेश्चन है। तो बच्चों आपकी बुक है, उसमें पर्यावरण वाला पोर्शन है, उससे क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। बिहार में याद रखेंगे, डी वाला विकल्प सही है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए, प्राकृतिक जो संसाधन है उनका प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? कम उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनरुपयोग या इन सभी में? तो अगर हम बात करें, हमें कम उपयोग भी करना चाहिए, उनका पुनर्चक्रण भी होना चाहिए, उनका पुनः उपयोग भी कर लें, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा डी वाला विकल्प, यानी कि सारे कार्य होने चाहिए। और बच्चों ये थी हमारी टॉप 14 क्वेश्चंस की पीडीएफ जो मैंने आपको बता दी है। और अगर आप लोग ये 40 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ 100% आपके जो 20 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से मैं तो कहता हूँ 18-19 ने 15 क्वेश्चन आपको 100% फंसने वाले हैं। चाहे आप कोई मॉडल पेपर उठा के देख लेना और पढ़ के देख लेना, अगर आपको क्वेश्चन ना फंसे तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और आप नोटिफिकेशन के आल वाले बटन पर क्लिक कर लेना। तो थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।